वेलकम फ्रेंड्स, 16 जून 2020 करंट अफेयर्स एक्सप्रेस, स्टडी एक्सप्रेस लर्निंग मेड इजी में आपका स्वागत है। फिर से स्वागत है। आज की ताज़ा खबर में हम लोग 16 जून की सारी न्यूज़ पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हमने बहुत ब्रीफ में करने की कोशिश की है कि हम लोग 1, 2, 3 और 4 पॉइंट में इसको कंप्लीट करेंगे। पहले तो GPAI। GPAI क्या है? GPAI इज अ मल्टी स्टेक होल्डर इंटरनेशनल पार्टनरशिप। ये एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप बनाया गया AI को लेकर के। ये ग्रुप बन रहा है जिसमें हम लोग रेस्पॉन्सिबली AI का यूज कर सकते हैं। इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। इसके मेंबर्स देखिए कौन कौन है। USA, UK, EU, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड सिंगापुर। अब इसमें इंडिया को भी शामिल किया गया है। GPAI इज अ मल्टी स्टेक होल्डर इंटरनेशनल पार्टनरशिप to promote responsible and human-centric development and use of AI grounded in human rights, inclusion, diversity, innovation and economic growth। यानी वो जो मॉडर्न हमारे थिंकर्स हैं, थॉट्स हैं, लाइक जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, इंक्लूजन की बात करते हैं, डाइवर्सिटी की बात करते हैं, इसमें AI का यूज करके कैसे इसको बहुत एडवांस किया जा सकता है। ये मेंबर्स सारे USA, UK, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी एडवांस नेशंस हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं और लीडिंग नेशंस हैं, वो लोग इसमें मिल करके काम कर रहे हैं। GPAI विल बी सपोर्टेड बाय ए सेक्रेटरीट। इसका सेक्रेटरीट होगा एक, कहाँ पे होगा? इसकी सेक्रेटरीट को OECD, जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इन पेरिस, वो वहाँ पे इसका सेक्रेटरीट होल्ड किया जाएगा। एंड बाय 2 सेंटर्स ऑफ एक्सपर्टाइज ईच इन मॉन्ट्रियल एंड पेरिस। मॉन्ट्रियल और पेरिस में इनके एक्सपर्टाइज सेंटर रहेगा और इसका सेक्रेटरीट कहाँ रहेगा? OECD में, पेरिस में रहेगा। India, by joining GPAI, India will be able to participate in global development of artificial intelligence, leveraging upon its experience around use of digital technologies for inclusive growth। यानी कि हम लोग GPAI से, यानी इसमें हम शामिल हो जा रहे हैं। इस ग्रुप में शामिल होने के बाद हम लोग AI का बहुत बेहतरीन यूज कर सकेंगे और जितना भी AI का अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया इज अ पार्टनर टू दैट, क्योंकि इसमें बहुत लीडिंग नेशन जिनका R&D बहुत हाई है, जिनका R&D में बहुत अच्छा खर्चा किया हुआ है, उन लोगों के साथ मिल करके इंडिया काम करेगा GPAI में। नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री वन धन योजना, PMVDY। प्रधानमंत्री वन धन योजना भी न्यूज में था, क्योंकि इसमें जो वन धन से अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कवर किया जा रहा है, उनकी संख्या बढ़ाने की बात हो रही है। इट इज अ मार्केट से लिंक किया हुआ ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब हुआ कि जो ट्राइबल एरियाज के लोग हैं उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप किया जाए और उनके अंदर क्लस्टर बनाया जाए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, एंड उसके बाद उनको फंडिंग दे करके, उनको रॉ मटेरियल दे करके, उनको किसी एक प्रोडक्ट को बहुत उच्च कोटि का बनवाया जाए। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड स्किल अपग्रेडेशन, पहली बात, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ट्रेनिंग कराना एंड सेटिंग अप प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन फैसिलिटीज टू इंप्रूव ट्राइबल इनकम्स। ट्राइबल इनकम कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि ट्राइबल्स बहुत सारे ऐसे काम होते हैं लोकली, जो हैंडमेड काम होते हैं, उनके हैंडीक्राफ्ट के काम होते हैं, जो उनकी बुनकरी के काम होते हैं, वो सारे काम वो बहुत अच्छे उम्दा लेवल पर करते हैं, क्योंकि वो पीढ़ियों से सीखते चले आ रहे हैं। तो उसको मार्केट से लिंक करने की बात है, उनके अंदर एक एंटरप्रेन्योर को जगाने की बात है। अभी तक वो लोग सिर्फ अपने यूज के लिए, अपने लोकल मार्केट के लिए यूज करते थे, बनाते थे, क्योंकि उन प्रोडक्ट्स की डिमांड अब पूरे वर्ल्ड वाइड है। तो उनको एक मार्केट से लिंक करके इस तरह के ट्राइबल्स का डेवलपमेंट किया जाए, उनके इनकम में बढ़ोतरी की जाए। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू एक्सपेंड कवरेज ऑफ PMVDY, प्रधानमंत्री वन धन योजना, from current 18,000 self-help groups to 50,000 self-help groups, one self-help groups, and to triple coverage to 10 lakh tribal gatherers through COVID-19 relief plan। यानी इसमें 10 लाख ट्राइबल गैदरर्स तक पहुंचा जाए और उनको इस तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद दी जाए। 1205 tribal enterprise employing 3.6 lakh people through 18,000 self-help groups have been set up in 22 states. About 3.5 crore worth of sales have been taken place through these platforms। जैसे ट्राइबल इंडिया करके, जैसे फैब इंडिया, उसे ट्राइबल इंडिया करके एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया था और ट्राइबल कपड़े और उनके गारमेंट्स को और उनके ज्वेलरी को वहाँ बेचा जा रहा है, उसका एक ब्रांडिंग किया जा रहा है। देखो, कोई भी प्रोडक्ट आदमी पैकेजिंग से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैकेजिंग कैसा है उसका, कि पैकेजिंग से बहुत अट्रैक्ट होता है। तो इसकी पैकेजिंग की जाए, इस तरह से पैकेजिंग और मार्केटिंग की जाए कि वर्ल्ड में इसकी डिमांड बढ़े। अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी तो पैसा ट्राइबल तक पहुंचेगा और उनकी लाइफ में एक नया इनकम ऐड होगा इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में। NBWL अलर्ट
सैंड माइनिंग, यानी एनबीडब्ल्यूआर, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है, ये सैंड माइनिंग को लेकर के अलर्ट कर रहा है। कहां पे अलर्ट कर रहा है? उत्तराखंड रीजन में अलर्ट कर रहा है कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ हैज रेज कंसर्न अबाउट एक्सटेंसिव सैंड एंड बोल्डर माइनिंग प्रोजेक्ट्स इन उत्तराखंड। ये जो नए नए प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं उनको लेकर के बहुत कंसर्न है, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन रिवर इकोलॉजी, रिवर इकोसिस्टम ब्रेक कर रहा है कहीं ना कहीं। एक्सेसिव एंड माइनिंग कैन ऑल्टर द रिवर बेड, क्या क्या ऑल्टर कर सकता है? रिवर बेड को ऑल्टर कर सकता है, फोर्सेज द रिवर टू चेंज कोर्स, यानी रिवर का कोर्स चेंज हो सकता है, इरोड बैंक्स एंड लीड टू फ्लडिंग। it also affects groundwater recharge and habitat of aquatic animals, यानी groundwater recharge को इफेक्ट करेगा, मतलब इकोसिस्टम को वहां के डैमेज कर रहा है ये सैंड माइनिंग। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ हैज रिसीव्ड प्रपोजल फॉर सैंड माइनिंग अलोंग, ये माना जा रहा है कि वहां पे असम वेटलैंड जो है वहां पे और राजाजी नेशनल पार्क है, यहाँ पे बड़े पैमाने पे सैंड माइनिंग चल रही है, जिसको लेकर के इनके ऊपर कंप्लेन किया, इनके पास कंप्लेन किया। एनबीडब्ल्यू इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी, ये कैसी बॉडी है? स्टैच्यूटरी है, लॉ से बनी हुई है। अंडर किसके अंडर में? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, किसके अंडर में? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एंड हैज द पावर टू रिव्यू all wildlife related matters and approve projects in and around national parks and sanctuaries। यानी सैंड माइनिंग को रोकने के लिए इनके वार्निंग दी गई है उत्तराखंड रीजन में, खास करके रिवर एरियाज में। ADIP स्कीम, ADIP मतलब असिस्टेंट टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेजिंग फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस। ऑब्जेक्टिव क्या है इस ADIP का? ADIP का फुल फॉर्म है असिस्टेंस to disabled person for purchasing fitting of aids or appliances. Objective of this scheme is to assist the needy disabled person in procuring durable, sophisticated and scientifically manufactured modern standard aids and appliances that can promote their physical, social and psychological rehabilitation, at the same time enhance their economic potential। तो मतलब उनके ओवरऑल ग्रोथ के लिए उनको जो मशीनरीज चाहिए उनको मुहैया कराने के लिए इस तरह की स्कीम लॉन्च की गई है। ADIP स्कीम इज इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको लॉन्च किया है। इट इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू एजेंसीज सच एज NGOs, नेशनल इंस्टीट्यूट्स अंडर दिस मिनिस्ट्री एंड एलिमिको, एक PSU है एलिमिको, वो मिलकर के इसको लॉन्च कर रही है ADIP स्कीम। अच्छा, फिफ्थ रिसेशन की बात हो रही है पूरे वर्ल्ड में। फिफ्थ रिसेशन, अभी 4 रिसेशन इंडिया में आ चुका है, 5वां रिसेशन इंडिया झेलने जा रहा है। तो हमारे यहाँ रिसेशन कितना इफेक्ट करेगा, कितना इफेक्ट कर चुका है, पहले रिसेशन से हमने क्या सीखा है, ये सब इसमें हम लोगों ने कवर किया हुआ है। फिफ्थ रिसेशन क्या है? रिसेशन का मतलब क्या होता है? रिसेशन का मतलब होता है जनरली इट इज डिफाइंड एज द फॉल इन ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी गिरा है फॉर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स। अगर 6 मंथ तक 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर, एक क्वार्टर 3 मंथ का होता है, तो 3 मंथ प्लस 3 मंथ, अगर इतने दिनों तक 2 क्वार्टर्स तक जनरली आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉल कर रही है ओवरऑल, और उसके साथ साथ इनकम में डिक्लाइन देखा जा रहा है, सेल्स में डिक्लाइन देखा जा रहा है और एम्प्लॉयमेंट में डिक्लाइन देखा जा रहा है, ऐसे कंडीशन में अगर कोई इकोनॉमी आ जाती है तो उसको कहा जाता है रिसेसिव इकोनॉमी, वो रिसेशन में जा रही है। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने 4 इस तरह के रिसेशंस देखे थे। RBI कहता है recessions occurred in 1958, 1966, 1973, 1980। कब? 1958, 66, 73 and 1980। There was concentration of 1.2%, यानी अगर कॉन्ट्रैक्शन देखा जाए, कितने का कॉन्ट्रैक्शन है, सिकुलन कितने का है, तो देखा गया 1.2% का फाइनेंशियल ईयर 58 में था, 3.66% का फाइनेंशियल ईयर 66 में था, 0.32% का फाइनेंशियल ईयर 73 में था एंड 5.2% फाइनेंशियल ईयर 80 में था। प्रीवियस कॉन्ट्रैक्शन इन इंडियन GDP हैज कॉमन कल्प्रिट्स। पहले जब भी हमारे यहाँ किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्शन होता था, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन होता था, किसकी वजह से होता था? मॉनसून। अगर मॉनसून हमारा वीक हो जाता था तो हमारे यहाँ इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती थी। मॉनसून अच्छा रहेगा, हमारे यहाँ इकोनॉमी अच्छी रहेगी, ऐसा माना जाता था। The current recession staring at India is different from previous resistance. It comes from fresh set of knowledge, यानी जो आए कंपनी में वो फ्रेश सेट नॉलेज लेकर के आए। यानी द करंट रिसेशन ये डिफरेंट है। क्यों? क्या हो रहा है कि कोविड-19 जैसे सिचुएशन में हम लोग पहले नहीं पढ़े थे,
और अब तक जो रिसेशन आया था वो मानसून की वजह से आता था, लेकिन ये रिसेशन मानसून की वजह से नहीं है, ये एक स्पेशल रीजन को लेके आ रहा है, दैट इज पैंडेमिक। 58 वाला जो था, देखते हैं कौन सा किस लिए आया था। 58 में जो आया था रिसेशन, वो क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में था। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब हमारे पास जो फॉरेक्स होता है, फॉरेक्स एकदम से घट गया था, यानी हमारे पास डॉलर्स और पॉन्ड्स नहीं थे, यूरोज नहीं थे कि हम खरीद पाए कुछ भी। तो तेल खरीदने या इंपोर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं था। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर 66 में जो क्राइसिस आया था, वो सीवियर ड्रॉट की वजह से आया था, बहुत भीषण महामारी या यूं कहें कि ड्रॉट आया था, सूखा आया था। 73 वाला जो रिसेशन आया था, वो एनर्जी क्राइसिस, जो हमारा ईरान और इराक में युद्ध चल रहा था उसको लेकर के था। फाइनेंशियल ईयर 80 में जो आया वो ड्यू टू ऑयल शॉक, ये भी उधर गल्फ एरिया में जो गल्फ वॉर चल रहा था उसको लेकर के ऑयल शॉक था, बहुत तेजी से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने लगे थे, जिसकी वजह से ये फाइनेंशियल ईयर 80 का एक्सक्यूज आया। फाइनेंशियल ईयर 80 में हम लोगों ने रिसेशन किया। अब फिफ्थ रिसेशन हमारा 2020 में हो रहा है, और इसका सीधा सीधा रीजन है कोविड-19। क्या है? कोविड-19। समझ में आई बात? आगे चलते हैं। अच्छा, इनका नाम सुना होगा आप लोगों ने, पुला 100। पुला 100 असल में एक फॉन्ट है। पुला 100 क्या है? एक फॉन्ट है, लेकिन इस फॉन्ट के पीछे एक कहानी छुपी हुई है। पुला नाम इनका क्यों पड़ा? पुला नाम पड़ा इसलिए कि पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे बोल के एक फेमस राइटर थे, पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे। 1919 से 2000 तक इनका जीवन चला है। पॉपुलरली इनको पुला नाम से जाना जाता था, और पीएल देशपांडे के नाम से जाना था। और ये मराठी राइटर थे। कैसे राइटर थे? मराठी राइटर थे, ह्यूमरिस्ट थे और स्टेज एक्टर थे। इनको आगे पद्मा भूषण अवार्ड भी मिला था, 1990 में पद्मा भूषण अवार्ड मिला था। संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड 67 में मिला था। संगीत नाटक अकेडमी इनको 79 में मिला था। तो 79 में संगीत नाटक अकेडमी, 67 में इनको मिला संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड मिला, वहां फेलोशिप था, ये नॉन फेलोशिप अवार्ड है। उसके बाद पद्मा भूषण मिला इनको 1990 में मिला। ठीक है, तो पद्म भूषण विजेता थे, तो मतलब बड़े हस्ती थे। इनके नाम पे एक फॉन्ट लॉन्च किया गया है, पुला 100 हैज बीन डेवलप्ड बाय द सिटीवेयर सोशल मीडिया प्रोफेशनल गांधार संगोराम। इन्होंने अपना नाम ही बड़ा अजीब रखा है, गांधार संगोराम। इन्होंने ही लॉन्च किया है पुला 100। The font was formally unveiled and made available for readers for free on June 12th and 20th anniversary of the writer. The font will be available for free. ये फॉन्ट है, ये फॉन्ट फ्री में मिलेगा, सबके लोग हितार्थ है ये। अच्छा, एक और साइंटिफिक कंसेप्ट न्यूज में था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स। अच्छा, ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स क्या है? इसी को हम लोगों ने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी माना है। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के अभी तक हम लोग फोर्थ स्टेज ही देखते थे, 4 डायमेंशन ही देखते थे। अब ये फोर्थ स्टेज के अलावा एक और स्टेज आ गया, फिफ्थ स्टेज ऑफ मैटर आ गया। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी जिसको कहा जाता था, द एग्जिस्टेंस ऑफ विच वाज प्रेडिक्टेड बाय अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसका प्रेडिक्शन बहुत पहले कर दिया था। इंडियन मैथमेटिशियन सत्येंद्रनाथ बोस भी उनके साथ सहमत थे, उन्होंने भी इसमें खोज किया था। एंड ऑलमोस्ट अ सेंचुरी अगो आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ, ये कब बनता है? व्हेन एटम्स ऑफ सर्टेन एलिमेंट, atoms of certain element are cooled to near absolute zero temperature. Absolute zero temperature के नीचे जाएगा, इतना कूलिंग हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा? कूल्ड हो जाएगा। At this point, the atoms become a single entity. अब क्या होगा? एटम सारे एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करने लगे with quantum properties, wherein each particle also functions as a wave of matter. अब जब हम पार्टिकल फिजिक्स की बात कर रहे हैं, हम बोस और आइंस्टीन की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, उस माइक्रोस्कोपिक सेल की बात कर रहे हैं जिसको कि हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, और जो कि नॉर्मल से थोड़ा हटके हैं, उन पर रिसर्च चल रहा है। At this point, the atom becomes a single entity with quantum properties, wherein such particle also function as a wave of matter. ये वेव ऑफ मैटर की तरह फंक्शन करते हैं। BC straddle the line between the macroscopic world governed by forces such as gravity and the microscope plane ruled by quantum mechanism. मतलब एक तरफ मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस हैं और एक तरफ माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस हैं, तो इन दोनों के बीच में जो हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस हैं, और जो बाकी स्ट्रैडल्स की बात कर रहे हैं वो मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस हैं। Scientists believe BECs contain vital clues to the mysterious phenomena such as dark energy and
the unknown energy known to the behind the universe accelerating expansion, thought to be behind. अब बीसी बहुत सारा कुछ अपने अंदर हिडन रखा हुआ है, अब इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। नासा के साइंटिस्ट ने क्या किया है कि फिफ्थ स्टेज ऑफ मैटर को जो पाया है, कहां पे पाया है? इन स्पेस अबोर्ड द आईएसआई। आईएसआई के ऊपर वो लोग रिसर्च कर रहे थे, फॉर फर्स्ट टाइम ऑफरिंग इनसाइट दैट could help solve some of the quantum universe most intractable conundrums. अच्छा, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस कब होता है भाई? ये डे होता है 16 तारीख को। ये रेमिटेंसेस क्या होते हैं? रेमिटेंसेस मतलब आप यहाँ से गए हैं कहीं कमाने, सपोज दुबई गए या फ्रांस गए या पेरिस में गए हैं या यूएस में गए, न्यूयॉर्क में, तो वहां से अपने परिवार के लिए जो फंड भेजते हो यहाँ खर्च करने के लिए, जो भी पैसा आप कमाते हो तो उस देश का पैसा है, वो पैसा आप यहाँ भेजते हो, दैट इज नोन एज रेमिटेंस। बहुत सारे देशों की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है रेमिटेंसेस का, तो इसलिए रेमिटेंसेस के अवेयरनेस के लिए कि ये रेमिटेंसेस जाते रहें, क्या हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का एक तरीका है। तो रेमिटेंसेस का थीम इस बार रखा गया था रेमिटेंस डे का, रेमिटेंसेस आर अ लाइफलाइन। क्या कहते गया था? रेमिटेंसेस ज्यादा लाइफलाइन। ये बहुत सही बात कही गई है, अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अच्छा, ग्लोबल रेमिटेंसेस टू डेवलप कंट्रीज आर प्रोजेक्टेड टू फॉल बाय $110 बिलियन इन 2020। ये रेमिटेंस जो आता था डेवलपिंग कंट्रीज में, ये अब कम हो गया $110 इस साल, क्योंकि ये कोविड-19 सिचुएशन से, एंड नॉट रिटर्न टू प्री पैंडेमिक लेवल्स फॉर मेनी इयर्स देयरआफ्टर। यानी ये जल्दी से वापस भी होने वाला नहीं है, इसमें समय लगेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 10 नंबर गोल का सी पार्ट जो है, इट कमिट्स दैट टू बाय 2030 to reduce to less than 3% of the transaction cost of migrants remittances and eliminate remittances corridor with cost higher than 5%। ऐसे रेमिटेंस कॉरिडोर को, जैसे कहा जा रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह रेमिटेंसेस अगर कोई बंदा भेज रहा है तो उसमें पैसे कट जाते हैं बहुत सारे, तो वो पैसे 3% से ज्यादा ना हो, पहली चीज इसको लाया जाए। इसके बाद जो ऐसे चैनल है जहां पे इससे कम पैसा नहीं लाया जा सकता, उनको रिडंडेंट कर दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए। द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स through remittances has also been recognized in Global Compact for safe, orderly and regular migration adopted in 2018. Its objective 20 indeed calls for reduction of remittances transfer content. International Day of Family Remittances. अच्छा, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, यानी हमारे एल्डर्स को अब्यूज किया जाता है। हमारे एल्डर्स जब बूढ़े हो जाते हैं, उनको बिना काम का समझ के इधर उधर उनको वृद्धाश्रम या कहीं भी फेंक दिया जाता है, बहुत टॉर्चर होते हैं बेचारे। तो उनके अवेयरनेस के लिए कि उनके साथ ऐसा बिहेवियर ना हो, जून 15 को एक डे मनाया जाता है। वो डे कौन सा है? वर्ल्ड एल्डरली अवेयरनेस डे, अब्यूज अवेयरनेस डे। वर्ल्ड एल्डरली डे इस दिन नहीं है, वो 1 अक्टूबर को है, लेकिन वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे ये है। इसका थीम था सेफगार्ड ओल्डर पर्सन ड्यूरिंग कोविड-19। जैसे इसके पहले हम लोगों ने चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन, चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन वाला जो डे मनाया था 12 जून को, उस दिन भी उसमें देखा गया था कि कोविड-19 से कैसे बच्चों को बचाया जाए, इसी तरह से कोविड-19 से कैसे बुजुर्गों को बचाया जाए। इट वाज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यानी UNGA द्वारा ये रिकॉग्नाइज्ड है, UNGA इसको मान्यता प्राप्त करता है। कब से? 2011 से, फॉलोइंग ए रिक्वेस्ट बाय द इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर प्रिवेंशन ऑफ एल्डरली अब्यूज, INPA ये था। INPA ने रिक्वेस्ट किया था इस चीज के लिए, जो कि एस्टैब्लिश किया था 2006 में। कोविड-19 पैंडेमिक में सिग्निफिकेंटली लोअर ओल्डर पर्सन्स इनकम एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, ऑलरेडी लेस देन 20% ऑफ ओल्डर पर्सन ऑफ रिटायरमेंट एज रिसीविंग अ पेंशन, यानी उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए और उनके लिए उनका इनकम बढ़ाया जाए, और उनको उनके ऑलरेडी लेस देन 20% ऑफ ओल्डर पर्सन रिटायरमेंट एज रिसीविंग अ पेंशन, मतलब अभी तक 20% ऐसे लोग हैं जो पेंशन ले रहे हैं रिटायरमेंट के बाद। इन एडिशन टू द वर्ल्ड एल्डरली अब्यूज अवेयरनेस डे, द यूनाइटेड नेशन आल्सो ऑब्जर्व्स एन इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। ये देखो, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, ये जो ओल्डर पर्सन का डे मनाया जा रहा है, ये 1 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। Elder every year to recognize the contribution of older persons and to examine issues that affect their lives. अच्छा, राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी, इसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही थी। राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी क्या होता है? राउंड ट्रिपिंग का मतलब होता है एक जगह से पैसा डाइवर्ट करके पहले विदेश ले जाना, फिर विदेश से डिफरेंट रूट से, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूट से लाके उसको फिर पैसे को यहाँ लगाना, या इलीगल मनी को, ब्लैक मनी को ला करके लगाना।
तो इसको राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग रेफर्स टू मनी दैट लीव्स द कंट्री थ्रू वेरियस चैनल्स एंड मेक इट्स वे बैक इनटू कंट्री ऑफन एज अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इट इज ऑफन डन थ्रू ए सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन दैट डोंट हैव एनी सब्सटेंशियल कमर्शियल पर्पस। कोई भी कमर्शियल पर्पस नहीं होता, तब भी पैसा भेजे जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, ये दिखा के खाली डब्बा मंगा रहे हैं और बता रहे हैं कि नहीं हमने इंपोर्ट कराया था इसलिए। It also involves black money and is allegedly often used for stock price manipulation. Stock price के manipulation के लिए इसको यूज किया जाता है और ये black money भी इसमें यूज होता है। RBI and the ED are investigating several companies that have received investigation from their foreign subsidiaries, received investments from their foreign subsidiaries or affiliates on the ground that such fund flows could indicate possible round tripping. बहुत सारा ये सब चल रहा है इस समय। सिप्री रिपोर्ट ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, बहुत खुशखबरी है कि सिप्री ने कहा है कि देयर इज डिक्रीज इन द, मतलब ये जो न्यूक्लियर होड़ थी वो थोड़ी सी कम हुई है। ये कम होने का कारण जो बताया जा रहा है लार्जली ड्यू टू रशिया और यूएस ने अपने डिसमेंटल किए हैं बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स को, उसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है। ये जो सिप्री है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट is a Swedish think tank reported to decrease was largely due to Russia and US। तो इसमें भी इधर से भी पुश किया गया है कि उसको घटा दिया जाए, बट कुछ लोग इसको बढ़ाने में लगे हुए हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, चाइना, ये लोग बढ़ाने में लगे हुए हैं। न्यूक्लियर नेशंस हैं जिसमें यूके है, फ्रांस है, यूएस है, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान, इजराइल है, नॉर्थ कोरिया है। possess an estimated 13,400 न्यूक्लियर वेपन्स एट द स्टार्ट ऑफ द 2020। 13,400 न्यूक्लियर वेपन था इनके पास जब 2020 की शुरुआत हुई। हाउएवर इंडिया एंड चाइना हैव बोथ इंक्रीज्ड देयर न्यूक्लियर, इंडिया एंड चाइना ने तो इंक्रीज किया अपना न्यूक्लियर वेपन स्टॉकपाइल ओवर द लास्ट ईयर। नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स विद चाइना इज 320, पाकिस्तान के पास 160 है और इंडिया के पास 150 है, यानी हमारे पास चाइना और पाकिस्तान से कम है, हमारे पास 150 यूनिट है। सिप्री की ये रिपोर्ट है। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में पढ़ा था, अब ये हम लोग पढ़ रहे हैं इंटर डिकेडल पैसिफिक ऑसिलेशन। ये हो रहा है, ये भी एक कंसेप्ट नया आया। इट इज अ लार्ज स्केल लॉन्ग पीरियड ऑसिलेशन, मतलब डिकेड, एक डिकेड का ऑसिलेशन देखा जा रहा है, तो उससे बहुत कुछ रेनफॉल पैटर्न, मॉनसून पैटर्न के बारे में पता चल रहा है। इट इज अ लार्ज स्केल लॉन्ग पीरियड ऑसिलेशन ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर दैट इन्फ्लुएंसेस क्लाइमेट वेरिएबिलिटी ओवर द पैसिफिक बेसिन ऑन डिकेडल टाइम स्केल्स। IPO affects the decadal to multi-decadal rainfall variations over many places around the globe, including South Asia. A positive phase of IPO often leads to, अगर ये positive side में है ये interdecadal Pacific Ocean, leads to decreased South Asian summer monsoon rainfall, और अगर negative side में है तो ये increase करता है South Asian monsoon rainfall. Recently, scientists found that the differing phase of IPO, मतलब interdecadal Pacific Oscillation, played subtle but crucial supplementary roles in the recent interdecadal variation of Indian summer monsoon rainfall. ठीक है, कहने का मतलब एक डिकेड लॉन्ग ऑसिलेशन देखा जा रहा है पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन का ऑसिलेशन है जो कि बहुत इंपैक्ट डाल सकता है साउथ एशिया के समर मॉनसून के ऊपर। ठीक है, तो ये इसको भी अभी स्टडी किया जा रहा है, ये नेसेंट स्टेज में है अभी, और ये आगे चल के काफी इफेक्ट करेगा हमारे मॉनसून को। अगला न्यूज है, दैट इज गेटवे लूनर ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट। ये क्या है? एक स्मॉल स्पेसशिप है। क्या है? स्मॉल स्पेसशिप है दैट विल ऑर्बिट मून। मून को अभी मून के लिए हम लोग इसको बना रहे हैं, मेंट फॉर एस्ट्रोनॉट मिशन टू द मून, एंड लेटर इसको फिर से आगे फर्दर मार्स के लिए बनाया जाएगा। ये नासा ने प्रपोज किया है ताकि एक्सप्लोरेशन हो सके नियर मून एंड लेटर टू द मार्स। इट विल एक्ट एज अ टेम्पररी ऑफिस। ये एक टेम्पररी ऑफिस की तरह डेवलप किया जा रहा है एस्ट्रोनॉट्स के लिए, जो कि लगभग 2,50,000 माइल्स दूर रहेंगे अर्थ से। इट इज सीन एज द की न्यू एरा लूनर एक्सप्लोरेशन बोथ इन ऑर्बिट एंड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। गेटवे लूनर ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट। अच्छा, अभी ये जो कोविड-19 जैसे लॉकडाउन खुल रहा है चारों तरफ वर्ल्ड ओवर, अब वर्क प्लेस पे बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। तो एक नया वर्क प्लेस रेडीनेस इंडिकेटर रिलीज किया गया है। ये कौन कौन रिलीज किया? इट इज एन ऑनलाइन असेसमेंट टूल डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस in collaboration with the Karnataka State Disaster Management Authority for ensuring safe workplace.
वर्क प्लेस में किस तरह से सेफ्टी मेंटेन किया जाए, मतलब ये कोविड-19 जैसे सिचुएशन से, उसके लिए एक गाइडलाइन, एक ऑनलाइन असेसमेंट टूल दिया गया है। उसमें क्या समान है कि आपके पास ये है कि नहीं, ये है कि नहीं। As cities and businesses ease out of the lockdown imposed due to the ongoing COVID-19 pandemic, workplace need to be effectively follow guidelines in order to ensure safety. It will help plan and establish pandemic specific policies. हर ऑफिस को, सबके पास आइडिया नहीं, सबको नॉलेज नहीं है उस लेवल का, तो ये टूल हेल्प करेगा कि किस तरह से हम अपने ऑफिस को भी रन कराएं और अपनी सेफ्टी भी मेंटेन करके रखें. An organization can enter relevant information about their workplace and it will calculate readiness, कि आप बताओ कि ये सारी चीजें हैं, फिर वो देखेगा कि आप रेडी हो कि नहीं. Using 10 specific indices like infrastructure आपका रेडी है कि नहीं, रिकॉजिशन है कि नहीं, वहाँ पे एम्प्लॉइज इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें वहां पर देख करके आपके वर्क प्लेस का रेडीनेस को बताएगा. ये सारे टूल से आपको उसको टेस्ट किया जा सकता है. लास्ट न्यूज, अगला न्यूज लास्ट ईयर सर, यस. स्टेजेस ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट. अब इसमें हम लोग वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि अब डेवलप होगा. वो अपने चरण पूरा किए बिना नहीं होगा. पहले पैदा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर बूढ़ा होगा, मतलब मैच्योर होगा. तो ये उसी स्टेजेस से चल रहा है. पहले अभी सबसे पहला स्टेज जो होता है वैक्सीन का, वो है एक्सप्लोरेटरी स्टेज होता है. इसमें क्या होता है, दिस रिसर्च इंटेंसिव, इसमें बहुत सारा रिसर्च होता है. ऑफ द वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोसेस इज डिजाइन टू आइडेंटिफाई नेचुरल और सिंथेटिक एंटीजन. कहीं नेचुरल सब्सटेंस में मिल रहा है या सिंथेटिक सब्सटेंस में उसको बनाया जा सकता है, दैट माइट हेल्प प्रिवेंट और ट्रीट अ डिजीज. ये एक्सप्लोरेटरी स्टेज है. उसके बाद प्री क्लिनिकल ट्रायल चलता है. प्री क्लिनिकल में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज रिसर्चर्स यूज टिश्यू कल्चर और सेल कल्चर सिस्टम एंड एनिमल टेस्टिंग टू डिटरमाइन वेदर द कैंडिडेट वैक्सीन विल प्रोड्यूस इम्यूनिटी और नॉट. अब ये टेस्टिंग मतलब आ गया क्लिनिकल टेस्टिंग में. फिर क्लिनिकल डेवलपमेंट का स्टेज आता है. इट इज द फेज इन विच, पहला फेज क्या होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल रिसीव द ट्रायल वैक्सीन. पहले छोटे ग्रुप पे टेस्ट किया जाता है. फिर फेज 2 में क्या किया जाता है, इसको और बड़े ग्रुप को दिया जाता है, similar to those whom the new vaccine is intended. उसके बाद फेज 3, द वैक्सीन इज गिवन टू 1000, यानी ये मास को दिया जाएगा और इसकी एफिशिएंसी और सेफ्टी टेस्ट की जाएगी. इसके बाद रेगुलेटरी लॉज में बनाए जाएंगे, रिव्यू किया जाएगा, उसका अप्रूवल कैसे दिया जाएगा, ये सारा किसको दिया जा सकता है, किसको नहीं, क्योंकि वो मिसयूज भी हो सकता है. इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, उसके बाद उसका क्वालिटी कंट्रोल कैसे किया जाएगा. ये सारे स्टेजेस हैं. एक्सप्लोरेटरी स्टेज, फिर प्री क्लिनिकल, फिर क्लिनिकल, फिर रेगुलेटरी और फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टेजेस में आता है कोई भी वैक्सीन. तो आज के लिए ये इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स थे, जिन न्यूज को लेकर के आपको अब ये कंसेप्ट्स यूज हुए हैं और इन कंसेप्ट्स के जरिए आप बहुत सारा न्यूज याद रखते हैं. क्योंकि जब पेपर में आता है, क्वेश्चन आता है, तो फैक्ट तो आपको याद आ जाता है, लेकिन वो कंसेप्ट का एक लाइन उठा के पूछ लेगा, वो सारी चीजें आपको नहीं आती हैं. उसको बताने के लिए हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया है. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग स्टडी एक्सप्रेस लर्निंग मेड इजी. हम लोग फिर कल मिलते हैं 17 तारीख को. थैंक यू सो मच.